everyone, this is Rita Yadav and you are on Gate Chemical Planet, a planet of knowledge and information. तो आज हम डिस्कस करेंगे MRPL प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। मास ट्रांसफ़र से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किए हैं और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जो लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, गेट केमिकल प्लैनेट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें, जिससे मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लाती रहूं और आपके लिए बेनिफिशियल्स वीडियोस मिलते रहें। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैंने RCFL सीरीज़ बनाई हुई है, HPCL सीरीज़ बनाई हुई है, IOCL के कुछ पेपर्स मैंने डिस्कस किए हैं। जितने भी स्टूडेंट MRPL का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो सारे ही स्टूडेंट्स ये सारी सीरीज़ को देख कर जाएँ, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं PSUs में अधिकतर वो कुछ हद तक सेम ही पूछे जाते हैं, तो आपको वहाँ से भी हेल्प मिल सकती है। आप सारी सीरीज़ को देख कर जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम को बिना वेस्ट किए हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच सॉल्वेंट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग बेंजीन फ्रॉम कोक ओवन गैस। तो ये कह रहे हैं कि कौन सा सॉल्वेंट यूज्ड किया जाता है बेंजीन को रिमूव करने के लिए कोक ओवन गैस में से। फर्स्ट ऑप्शन इज वाटर, कास्टिक सोडा, देन सोडा ऐश एंड देन हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि वाटर, सोडा ऐश और कास्टिक सोडा जो है वो बेंजीन को रिमूव करने में हेल्प नहीं करता है। जो हाइड्रोकार्बन ऑयल्स होते हैं वो यहाँ पर यूज़ किया जाता है टू रिमूव द बेंजीन फ्रॉम द कोक ओवन गैस। तो डी ऑप्शन जो होगा इसका वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। इफ़ द मैकॅप-थिले अजम्पशंस आर वैलिड, द मोलल फ्लो रेट्स ऑफ वेपर स्ट्रीम इन द एनरिचिंग एंड द स्ट्रिपिंग सेक्शंस आर इक्वल फॉर विच टाइप ऑफ फीड। तो यहाँ पे पूछा है कि अगर मैकॅप-थिले अजम्पशंस वैलिड हैं तो जब मोलल फ्लो रेट्स होगा वेपर स्ट्रीम का एनरिचिंग सेक्शन में और स्ट्रिपिंग सेक्शंस में, वो किसके लिए इक्वल होगा? सुपर हीटेड वेपर फीड, सैचुरेटेड वेपर फीड, सैचुरेटेड लिक्विड फीड और सब कूल्ड लिक्विड फीड। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसका आंसर होगा सैचुरेटेड लिक्विड फीड। सैचुरेटेड लिक्विड फीड के लिए अगर मैकॅप-थिले अजम्पशंस वैलिड होती हैं तो आपका जो मोलल फ्लो रेट्स होता है वेपर स्ट्रीम का एनरिचिंग में और स्ट्रिपिंग सेक्शन में वो इक्वल होता है सैचुरेटेड लिक्विड फीड के लिए। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। यहाँ पर मैंने आपको लोगों के लिए कुछ थ्योरी पोर्शन ऐड किया है। जिन लोगों को याद नहीं आ रहा है कि स्ट्रिपिंग सेक्शंस क्या होते हैं और रेक्टिफाइंग सेक्शंस क्या होता है, तो यहाँ पे जो आपका फीड पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ये, इसके ऊपर का जो पोर्शन होगा ये वाला, ठीक है, ऊपर का जो पोर्शन है फीड पॉइंट के वो होगा आपका रेक्टिफाइंग सेक्शन और फीड पॉइंट के नीचे वाला जो सेक्शन होगा वो कहलाएगा आपका स्ट्रिपिंग सेक्शन। तो यहाँ पर मैंने एक पिक्चर ऐड किया है, कंटिन्यूअस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम विद रेक्टिफाइंग एंड स्ट्रिपिंग सेक्शंस। तो यहाँ पर आप कॉलम का पिक्चर बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। इसको आप याद कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा पोर्शन होता है। कंडेंसर ऊपर लगा हुआ है, आपका रिबॉयलर नीचे रहेगा, ठीक है। तो ये जो पिक्चर है इसको आप अच्छे से देख के जाइए, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसीलिए मैंने ये पिक्चर यहाँ पे आप लोगों के लिए ऐड कर दिया है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी जो कि आप याद कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, एजम्पशंस ऑफ मैकॅप-थिले मेथड्स। तो मैकॅप-थिले मेथड्स की जो इम्पोर्टेंट अजम्पशंस होती हैं वो आपको याद होनी चाहिए। पेपर में जाने से पहले आपको सब कुछ याद होना चाहिए। तो कांस्टेंट मोलल हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो आपके मैकॅप-थिले मेथड जब अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो अजम्पशंस यूज़ की जाती हैं उनमें पहली अजम्पशन है कि जो आपका मोलल हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है वो कांस्टेंट होती है, नो हीट लॉसेस एंड नो हीट ऑफ मिक्सिंग। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये आप याद कर लीजिए। और कई बार क्वेश्चंस में मैकॅप-थिले मेथड्स की लिमिटेशंस भी पूछ ली जाती हैं, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए कि मैकॅप-थिले मेथड्स की लिमिटेशंस कहाँ क्या होती है, वो कहाँ पर यूज़ होता है और कहाँ पर वो यूज़ नहीं होता है। तो इट इज़ नॉट यूज्ड व्हेन रिलेटिव वोलेटिलिटी इज़ लेस देन 1.3 और ग्रेटर देन 1.5। ओके, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
not used when more than 25 theoretical plates are required, not used when operating reflux ratio is less than 1.1 times the minimum reflux ratio. तो यहाँ ये जो मैंने ऐड किया है ये आप लोगों के लर्न करने के लिए किया है कि आप इसको याद कर सकें ईजिली. क्वेश्चंस तो आप लोग पढ़ेंगे ही, उसके साथ साथ आपको आंसर्स भी पता होने चाहिए, अजम्पशंस पता होने चाहिए, लिमिटेशंस पता होने चाहिए, पिक्चर्स में कौन सा सेक्शन कहाँ पर होगा ये आपको पता होना चाहिए. So now we will move on to the next question. Question number 3. Minimum number of ideal stages are required in a fractionating column when the reflux ratio is equal to. तो ये कह रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ आइडियल स्टेजेस आर रिक्वायर्ड इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. जब आपकी रिफ्लक्स रेशियो कितनी होगी? मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो होगी, ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो होगी, रिफ्लक्स रेशियो 0 होगी, या फिर रिफ्लक्स रेशियो इन्फिनिटी होगी. तो अगर रिफ्लक्स रेशियो इन्फिनिटी होगी तो मिनिमम नंबर ऑफ आइडियल स्टेजेस रिक्वायर्ड होंगी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में. इसका आंसर होगा इन्फिनिटी. आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए. इससे आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा, आपको क्वेश्चंस के आंसर देने की आदत पड़ जाती है, एक हैबिट डेवलप होती है क्वेश्चंस के आंसर देने की. तो ये आप लोगों के लिए जो सीरीज़ है ये बहुत ही बेनिफिशियल है. आप इस सीरीज़ को ज़रूर से ज़रूर आप लोग इसको देखें, सारे वीडियोस को देखें. वीडियोस देखकर ही आप पेपर में जाएं. आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है. ये एक तरीके की टेस्ट सीरीज़ ही है जो मैंने बिल्कुल आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके बनाई है. आप लोग इसको ज़रूर देखिए, वीडियो को शेयर और लाइक भी ज़रूर कीजिए. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ेंगे. इफ़ Q इज़ डिफाइंड as the moles of liquid flow in the stripping section of distillation column per mole of feed introduced, then the saturated vapor feed, then for saturated vapor feed. तो यहाँ पर सैचुरेटेड वेपर फीड के बारे में पूछा गया है और आपको बताया गया है कि Q क्या है आपका? मोल्स ऑफ लिक्विड फ्लो इन द स्ट्रिपिंग सेक्शन ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम पर मोल ऑफ फीड इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है, तो यहाँ पर Q इक्वल्स टू 0, Q इक्वल्स टू 1, Q इज़ लेस देन 0 होगा और Q विल बी ग्रेटर देन 1. तो यहाँ पर इसका आंसर मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक हिंट दिया है. सो आई एडेड अ पिक्चर ऑफ डिफरेंट फीड कंडीशंस फॉर रिक्वायर हीट. तो यहाँ पर Q इक्वल्स टू 0 आप अगर यहाँ पे देखें तो ये सैचुरेटेड वेपर के लिए है. ठीक है, Q इक्वल्स टू 1 सैचुरेटेड लिक्विड के लिए है और Q इज़ बिटवीन 0 to 1 लिक्विड प्लस वेपर फीड के लिए है, वेपर के लिए है. और Q इज़ लेस देन 0 सुपर हीटेड वेपर्स के लिए है. तो यहाँ पर मैंने चार्ट जो है वो पेस्ट करा है आप लोगों के लिए. जिनको ये चार्ट नहीं मिल रहा है वो यहाँ से याद कर सकते हैं. दिस चार्ट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स. जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं मास ट्रांसफ़र में ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो ये चार्ट की वैल्यूज़, Q की वैल्यूज़ आप यहाँ से इजीली याद कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका सैचुरेटेड वेपर का है, ये वेपर प्लस लिक्विड मिक्सचर का है, ये सैचुरेटेड लिक्विड के लिए है, ये आपका सुपर हीटेड वेपर के लिए होगा. तो जो इसका आंसर है इस क्वेश्चन का आप देख सकते हैं कि आपका आंसर क्या होगा फॉर सैचुरेटेड वेपर फीड. तो वेपर फीड के लिए अगर हम बात करें सैचुरेटेड वेपर फीड के लिए तो Q इक्वल्स टू 0 होगा. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A. A इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक और चीज़ ऐड की है, रिफ्लक्स रेशियो. जिन लोगों को रिफ्लक्स रेशियो की डेफिनेशन याद नहीं है वो यहाँ से याद कर सकते हैं. द क्वांटिटी ऑफ रिफ्लक्स, the quantity of liquid reflux per unit quantity of product removed from the process unit such as distillation tower or the extraction column is called the reflux ratio. Reflux ratio is represented by capital R and the reflux ratio R equals to flow returned as reflux divided by the flow of top product. तो दिस इज़ दी डेफिनेशन ऑफ रिफ्लक्स रेशियो. आप यहाँ से याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। द मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो रिक्वायर्ड टू सेपरेट अ बाइनरी मिक्सचर ऑफ कांस्टेंट रिलेटिव वोलेटिलिटी इज़। तो यहाँ पर आपसे मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो की बात की गई है और यहाँ पर जो मिक्सचर है वो बाइनरी मिक्सचर है, ठीक है, और कांस्टेंट रिलेटिव वोलेटिलिटी के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। द मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो रिक्वायर्ड टू सेपरेट अ बाइनरी मिक्सचर ऑफ कांस्टेंट रिलेटिव वोलेटिलिटी। पार्ट ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टिलेशन प्रेशर। बी में दिया है 0। सी है ऑप्शन आपका लोअर फॉर लोअर डिस्टिलेशन प्रेशर देन दैट ऑफ फॉर हायर डिस्टिलेशन प्रेशर। यहाँ पर ये देन होगा, ठीक है, देन दैट फॉर हायर डिस्टिलेशन प्रेशर। और डी ऑप्शन है हायर फॉर द लोअर डिस्टिलेशन प्रेशर देन दैट फॉर हायर डिस्टिलेशन प्रेशर। तो यहाँ पर जो आपकी मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो रिक्वायर्ड होती है किसी बाइनरी मिक्सचर जो कि कांस्टेंट रिलेटिव वोलेटिलिटी का है उसको सेपरेट करने के लिए, तो ये होगा लोअर फॉर द लोअर डिस्टिलेशन प्रेशर देन दैट फॉर हायर डिस्टिलेशन प्रेशर। इसका ऑप्शन होगा सी करेक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐड किया है इस क्वेश्चन को, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं आप लोगों के लिए। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने बुक से लिए हैं, तो यहाँ पर आप इन क्वेश्चंस के आंसर याद भी कर सकते हैं डायरेक्टली। नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन इज द स्लोप ऑफ द ऑपरेटिंग लाइन of the rectifying section of a distillation column equal to unity। कह रहे हैं कि कब होगा स्लोप ऑफ द ऑपरेटिंग लाइन ऑफ रेक्टिफाइंग सेक्शन, यानी कि फीड पॉइंट के ऊपर जो रेक्टिफाइंग सेक्शन है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं कि जो आपका रेक्टिफाइंग सेक्शन है उसमें जो स्लोप ऑफ ऑपरेटिंग लाइन होगी डिस्टिलेशन कॉलम की इक्वल टू यूनिटी। तो पूछ रहे हैं जब रिफ्लक्स रेशियो 0 होगी, रिफ्लक्स रेशियो इन्फिनिटी होगी, रिफ्लक्स रेशियो इक्वल्स टू 1 होगा और रिफ्लक्स रेशियो इक्वल्स टू आर मिनिमम, वेयर आर मिनिमम इज़ द मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो। जी हाँ, मैं आपको बता देती हूँ कि जो स्लोप ऑफ ऑपरेटिंग लाइन होगी रेक्टिफाइंग सेक्शन में वो 1 कब होगी, इक्वल टू 1 कब होगी, इक्वल टू यूनिटी कब होगी, जब आपकी रिफ्लक्स रेशियो इन्फिनिटी होगी। तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। जब आपकी रिफ्लक्स रेशियो इन्फिनिटी होगी तो जो स्लोप ऑफ ऑपरेटिंग लाइन होगी रेक्टिफाइंग सेक्शन में किसी भी डिस्टिलेशन कॉलम की वो आपकी 1 होगी। तो यहाँ पर हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इज मैच द आइटम इन द लेफ्ट हैंड कॉलम विद द एप्रोप्रिएट आइटम्स इन द राइट हैंड कॉलम्स। तो यहाँ पर आपको 2 कॉलम्स दिए गए हैं। पहले कॉलम में आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं और यहाँ पर उनके बारे में कुछ दिया गया है, सॉल्वेंट्स दिए गए हैं। तो पूछ रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट है रिमूवल ऑफ बेंजीन फ्रॉम कोक ओवन गैस एंड सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं रिमूवल ऑफ H2S फ्रॉम रिफाइनरी गैसेस। और यहाँ पर आपको उनके सॉल्वेंट्स के नाम दिए गए हैं, मोनो इथानॉल अमाइन, वाटर हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट और लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अभी मैंने आप लोगों को बताया भी था, क्वेश्चन नंबर 1 में आया था ये कि रिमूवल ऑफ बेंजीन फ्रॉम कोक ओवन गैस। तो इसके लिए होगा हाइड्रोकार्बन ऑयल्स। रिमूवल ऑफ H2S फ्रॉम रिफाइनरी गैसेस में आपका जो यूज़ होता है वो होता है मोनो इथानॉल अमाइंस। अमाइंस जो होती है वो यूज़ की जाती है रिमूवल ऑफ H2S के लिए रिफाइनरी गैसेस में से। तो हमें मिल गया फर्स्ट का होगा C और सेकंड का होगा A, ठीक है। तो आप देख लीजिए फर्स्ट का C और सेकंड का A, ये C ऑप्शन इसका करेक्ट जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग भी अपना आंसर कमेंट कीजिए, मेरी तरफ से इसका आंसर C होगा, ठीक है। और फिर बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है द यूनिट ऑफ परमियाबिलिटी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि परमियाबिलिटी मेम्ब्रेन सेपरेशन प्रोसेसेस के केस में पूछा गया है कि वहाँ पर परमियाबिलिटी क्या होती है। तो वहाँ पर जो परमियाबिलिटी की यूनिट होती है वो 1 से ज़्यादा होती है।
तो यहाँ पे है मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर सेकंड और किलो पास्कल पर मीटर। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, मैंने आपको बता दिया है, आप लोग एक बार कमेंट जरूर कीजिए। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन द लुईस नंबर ऑफ अ मिक्सचर इक्वल टू 1, कह रहे हैं कि जो लुईस नंबर है मिक्सचर का वो इक्वल टू 1 कब होगा। द मास डिफ्यूजिविटी इज इक्वल टू मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, द मास डिफ्यूजिविटी इज इक्वल टू द थर्मल कंडक्टिविटी, और द मास डिफ्यूजिविटी इज इक्वल टू द थर्मल डिफ्यूजिविटी। द मास डिफ्यूजिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन थर्मल डिफ्यूजिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, अदरवाइज़ इसका आंसर आप जो है वो समझ सकते हैं। इसका आंसर बहुत ही आसान है। आपका कह रहे हैं कि लुईस नंबर 1 कब होगा। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लुईस नंबर, ये आपको पता होना चाहिए। जो आपका हिंट है वो मैं आपको दे देती हूँ। लुईस नंबर इक्वल्स टू होता है मास थर्मल डिफ्यूजिविटी टू द मास डिफ्यूजिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर होगा, मैं बता ही देती हूँ, द मास डिफ्यूजिविटी इज इक्वल टू थर्मल डिफ्यूजिविटी। तो जब आपका लुईस नंबर 1 होगा तो मास डिफ्यूजिविटी क्या हो जाएगी, थर्मल डिफ्यूजिविटी के इक्वल हो जाएगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लुईस नंबर का फॉर्मूला ज़रूर बताएं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। द डिफ्यूजिविटी ऑफ गैसेस कैन बी एस्टिमेटेड बाय, कौन सी इक्वेशन है जिससे हम डिफ्यूजिविटी ऑफ लिक्विड्स को एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं ये जो यहाँ पर दिया गए हैं ऑप्शंस, बर्ड स्पॉट्स इक्वेशन, ठीक है, गिलीलैंड इक्वेशन, लुईस रिलेशन, विल्की चैंग इक्वेशन। तो यहाँ पर मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। विल्की चैंग इक्वेशन है जो कि लिक्विड्स की डिफ्यूजिविटी एस्टिमेट करने के लिए यूज़ की जाती है। अगर आपको विल्की चैंग इक्वेशन नहीं पता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अ वाइडली यूज्ड कोरिलेशन फॉर लिक्विड डिफ्यूजिविटी ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स इज द एम्पेरिकल विल्की चैंग इक्वेशन, और ये है आपकी विल्की चैंग इक्वेशन। dV इक्वल्स टू 7.4 इंटू 10⁻⁻8 साई बी mb टू द पावर 1/2 इंटू कैपिटल T म्यू कैपिटल VA टू द पावर 0.6, वेयर dV इज द डिफ्यूजिविटी इन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, capital T is the absolute temperature in kelvins, mu is the viscosity of solution in centipoise, capital VA is the molar volume of solute as liquid at its normal boiling point, and the unit is centimeter cube per gram mole. Psi b is the association parameter for solvent, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है। mb इज़ द मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो जिन लोगों को विल्की चैंग इक्वेशन नहीं पता थी, लिक्विड्स के केस में डिफ्यूजिविटी कैलकुलेट करने के लिए विल्की चैंग इक्वेशंस यूज़ की जाती है। यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। मैंने सारे ही पिक्चर्स आप लोगों के लिए ऐड कर दिए हैं जिससे आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना बचे, और जो आसान क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें, मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के आंसर करने की। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो को मैं वाइंड अप करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए जो आएगा वो रहेगा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, तो आप मेरे साथ सीरीज़ में बने रहिए। वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो मेरे साथ इस सीरीज़ पर बने रहें। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।